हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हो। मैं विवेक यादव अपने चैनल पर आपकी उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लेके आया हूँ आपके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका ये तीसरा चौथा पार्ट होगा, क्योंकि 45 तक पहले सवाल हमारे हो गए हैं। अब ये 46 से लेके 60 तक आज हम सवाल करने वाले हैं। तो ठीक है, चलो करते हैं अपने सवाल। आपके सामने पहला सवाल है। वीडियो में वही प्रक्रिया रहेगी, आप पहले वीडियो को रोकेंगे, आप खुद से उस सवाल को करने की कोशिश करेंगे कि आपसे हो पाता है नहीं। ठीक है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है, अगर आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं तो। चलो ठीक है, पढ़ते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में बोला हुआ है क्या? ये कह रहा है एक संख्या है, उसके 1/5 भाग के 1/4 भाग का 1/3 भाग केवल दे रखा है 18, तो संख्या का 3/10 भाग आपसे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कोई नंबर है, उस नंबर का कितना निकालना है? 1/5। फिर जो रिजल्ट आएगा उसका कितना हिस्सा निकालना है? 1/4। जो रिजल्ट आएगा उसका कितना हिस्सा निकालना है? 1/3। कह रहा है वो टोटल रिजल्ट कितना बनेगा? 18। संख्या का 1/5, 1/4, 1/3 निकालेंगे तो 18 बनेगा। तो मुझे बताओ संख्या क्या बनेगी? तो संख्या इन सारे रिजल्ट्स की उधर जाके क्या हो जाएगी? गुणा 18 गुणा 5 गुणा 4 गुणा में कितना? 3। ठीक है, ये संख्या बनेगी। तो क्या आपसे संख्या पूछी गई है? आपसे पूछा गया है संख्या का 3/10 क्या? जो रिजल्ट आपका निकल के आया है, संख्या जो आई निकल के, इसका निकालना है आपको 3/10। ठीक, इसके बाद इसे 10 कैलकुलेट करना है। कैसे कर ले बताओ आप? यहां बनेगा 5 चौक 20, और वो 20 10 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 5 चौक 20 कट जाएगा 10 से कितनी बार? 2 बार। 3 तिया 9 बनेगा, 9 दूनी 18, 18 की गुणा 18 में करेंगे, कुल मिलाकर 18 का आपका स्क्वायर आ गया। यानी कि संख्या जो आ जाएगी 3/10 निकलने के बाद, वो रिजल्ट आएगा कितना? 324। 324 अपना हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये तो आसान सा ही सवाल था, उम्मीद है आप सभी ने कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ेंगे सारे बच्चे और खुद से ट्राई करेंगे बन रहा है आपसे क्वेश्चन या नहीं बन रहा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की आरंभिक छूट देने के बाद ये रियासती मूल्य होगा, यानी कि जो बचा हुआ मूल्य है उस पर 18% और छूट देता है। कह रहा है यदि अंकित मूल्य कितना है, ये अंकित मूल्य कितना है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? नहीं, ये विक्रय मूल्य होगा। अगर उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मूल्य कितना है? 19,844, तो आपसे पूछा गया होगा क्या? उसका अंकित मूल्य पूछा गया होगा, क्योंकि अंकित मूल्य के बाद अगर वो विक्रय मूल्य पूछता तो वो इससे कम आता डिस्काउंट देने के बाद, और ऑप्शन सारे क्या है? 19,000 से ज्यादा है, तो वो सेलिंग प्राइस दे रखा होगा 19,844। आपसे क्या पूछा गया है? अंकित मूल्य। देखते हैं कैसे करेंगे। आप बताना जो डिस्काउंट देते हैं वो किस पर देंगे? डिस्काउंट अगर दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक, अंकित मूल्य हमें निकालना है, वो नहीं पता, तो कोई मैं अंकित मूल्य मान लेता हूं। और अगर आप उस पर कितने % डिस्काउंट देंगे? 12%। 12% डिस्काउंट देने के बाद कीमत कितनी वसूलेंगे आप मुझे बताइए? तो आप बोलेंगे जी 88%। जो ये वैल्यू निकल के आई, इसी वैल्यू पर दोबारा आपको कितने % डिस्काउंट देना है? 18%। टोटल वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100%। 100% में से 18% आप डिस्काउंट दे देंगे, वैल्यू कितनी बचेगी? 82%। और कह रहा है इतना करने के बाद जब उस वस्तु को बेचा जाता है तो बेचा जाता है 19,844। ये कैलकुलेशन करनी है, अपना मान निकाल के लेके आना है, सोल्व कर लो। 4 से रिजल्ट कट जाएगा 22 बार, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। डायरेक्ट भी लिख लेते हैं फ्रैक्शन के माध्यम से इसको बच्चे। 2 से कट जाएगा 41 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार? 50। और भी काट लो इस रिजल्ट को, 2 से काट लो इसे 11 बार, 2 से कितनी बार? 25 बार। जो रिजल्ट कट रहे हैं 11 से, इस रिजल्ट को काट लो। 11 1 8 बचेंगे, 11 8 88 0, और यहाँ पे कितना बचेगा? 11 चौक 44, क्योंकि 4 में डिवाइड होगा नहीं, तो 11 चौक कितना हो जाएगा? 44। अब रिजल्ट देख लो, हमारा ऊपर बचा है 41, यहाँ 25 × 25। ठीक है, तो 41 से रिजल्ट कटेगा, क्योंकि सारे आंसर अपने पूरे पूरे आ रहे हैं और कोई अप्रोक्स में भी नहीं पूछा है। तो काट के देख लेते हैं। 41 से अगर मैं काटूंगा इसे, 41 गुणा 4, क्योंकि 5 में तो आप जानते हैं वो 200 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो 41 गुणा 4 कितना बैठेगा? 4 × 4 4 चौक 16, यानी कि 164। 180 में जब मैं 41 का भाग दे रहा हूं तो 164 तक भाग चला जाएगा। रिजल्ट आगे कितना बचेगा? 16, और आगे दोबारा क्या लिखा हुआ है? 4, यानी कि दोबारा 164 में भाग जाएगा तो कितनी बार?
4। मार्क प्राइस आपका कितना आ जाएगा भाई 25 गुणा 25 इधर चला जाएगा और गुणा किसमें होगी 44। तो 25 गुणा 25 और गुणा में कितना 44। इन सबकी आप गुणा करो एक बार। मैं 25 की 44 में कर लेता हूं पहले। 25 चौके 100 10, 25 चौके 100 110 हो जाएगा और उसकी गुणा किसमें करनी है 25 में। ठीक है, तो 25 की गुणा 1100 में करनी है। आप मुझे बताओ अगर 25 की गुणा मैं पहले 1000 में कर दूं तो 25,000 तो सीधा आ जाएगा। 25,000 तो मेरा सीधा आ जाएगा और उसके बाद 100 में गुणा और करनी है यानी कि 2500 रिजल्ट हो आएगा। तो 25,000 और 2500 टोटल कितना हो जाएगा 27,500। यानी कि जो गुणा बनने वाली है वो कितनी बनेगी 27,500। कुल मिला के जो भी आपका मार्क प्राइस होगा उस पे आपको 2 डिस्काउंट देने हैं, 12% का और एक 18% का। और वो बेचना कितने में है 19,844 में। उसके बाद एक कैलकुलेशन वाली प्रक्रिया आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्जैक्ट मान निकालना है किसका अंकित मूल्य। ठीक है, अरे ठीक है भाई बताना पड़ेगा। देखो जब भी आप सवाल करते हैं, जो भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं, तरीके आपको अगर करने के ठीक लग रहे हैं, सवाल आपको ठीक लग रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रक्रिया ठीक लग रही है ना, तो कुछ ना कुछ आपको हमें भी बताना पड़ेगा, रेस्पॉन्स देना पड़ेगा कि हाँ भैया बढ़िया चल रहा है। तो उसके लिए आप नीचे वीडियो में कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं इन सवालों के माध्यम से आपको कुछ फायदा पहुंच भी रहा है या नहीं, है ना। ठीक है, पढ़ना अगला सवाल। आगे क्या सवाल लिखा हुआ है। एक परिवार में दादा दादी हैं, माता पिता हैं, 2 पोता पोती हैं, मतलब एक पोता होगा एक पोती होगी। दादा दादी की औसत आयु कितनी है 69 वर्ष। दादा दादी जो हैं, एक को मैं D1 मान लेता हूं, एक को D2 मान लेता हूं। अगर उनका एवरेज आ रहा है कितना 69, अगर उनका एवरेज 69 है तो उनका योग कितना होगा। तो 2 मेंबरों का अगर एवरेज 69 आ रहा है तो 2 का योग कितना होगा भाई। तो आप बोलेंगे जी 2 की इसमें गुणा कर लेंगे 18 और ये आ जाएगा कितना 138। 69 का डबल कितना होता है 138। उसके बाद कह रहा है माता पिता की औसत आयु 39 है, यानी कि माता और पिता की जो औसत आयु कितनी है वो 39। तो योग कितना हो जाएगा 78। उनका योग कितना हो जाएगा भाई 78 हो जाएगा माता पिता का। और पोता पोती की औसत आयु कितनी है 9। तो पोता P1 P2 मान लेता हूं इनको। तो आप बोलेंगे अगर इनकी औसत आयु 9 है तो इनका योग कितना होने वाला है भाई 18। सभी का आपने देख लिया योग कितना बैठने वाला है, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है बताना। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग और बटे क्या पदों की संख्या। लेकिन अगर मुझे योग निकालना है तो मुझे एवरेज में गुणा करनी पड़ेगी किसकी नंबर की। तो वही मैं कर रहा हूं, एवरेज में किसकी गुणा कर रहा हूं नंबर। और नंबर कितने हैं दादा और दादी टोटल कितने बैठेंगे 2। अगर आपसे पूछा गया है कि आपसे आगे पूछा है पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी, आप मुझे बताइए पहले पूरे परिवार का योग क्या होगा। तो सारे रिजल्ट आप जोड़ लेंगे। तो 8 या कितना बैठेगा 24, हासिल लगेंगे 2। उसके बाद देखो 3 और 2 5, 7 5 12 और 1 13। ठीक है, 1 और 1 कितना 2। पूरे परिवार की जो आयु है उसका योग बैठने वाला है 224। टोटल मेंबर बताना कितने हैं तो पूरे परिवार में टोटल मेंबर बैठेंगे 6। 6 से जब आप भाग लगाओगे तो ये भाग लगेगा 6 या 18, बचेगा आगे 5 और यहाँ पे 4 होने वाला है। तो 6 नाम कितने 14। पूरे परिवार की जो एवरेज आयु है वो कितनी आ जाएगी 39। उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि टोटल एवरेज अगर निकालना है तो पूरे परिवार की औसत योग निकालना पड़ेगा और बटे में पदों की संख्या। ठीक है, तो एवरेज से सवाल आपसे पूछा गया था। सारे क्वेश्चन अच्छे पूछे गए पिछले पेपर में और उम्मीद है इस बार भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बढ़िया ही होने वाले हैं। इसीलिए आपको पूरी तैयारी करके पेपर में बैठना है, अच्छे अच्छे सवाल बना के पेपर में बैठना है। तो जो भी आपने पढ़ रखे हैं वो ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल बनाने जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो उसी में क्वेश्चन नंबर है 49। ये चक्रवर्ती ब्याज से सवाल है, देख लो क्या कह रहा है। 18,000 रुपए की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर मूलधन कितना है बताना भाई 18,000। आपका मूलधन आपका है 18,000। उसके बाद कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और रेट कितनी दे रखी है 10%। और 10% में भी ये पूरी बात पढ़ लेना, 10% वार्षिक दे रखी है। वार्षिक मतलब पूरे साल की दे रखी है 10%। आपको क्या लेनी है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक लेनी है तो भाई आधे ले लेंगे। अरे पूरे वर्ष की 10% तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी रेट 5%। तो रेट कितनी होने वाली है बताओ 5%। पूरे साल की 10% तो आधे साल की 5%। ये कह रहा है ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन।
आप मुझे बताइए, जब ये ब्याज को कलेक्ट करने की प्रक्रिया पकड़ेगा कोई भी, कि अर्धवार्षिक हो गया, तिमाही हो गया, छमाही हो गया, जो भी आपको दे रखा है, तो किस किस पर फर्क पड़ता है ये आपको देखना पड़ेगा। एक तो फर्क पड़ेगा किस पर, रेट पर। तो रेट तो मैंने आधी ले ली पहले, कितने 5%। दूसरा फर्क किस पर पड़ेगा बताना, वो समय पर पड़ेगा। 1.5 साल में कुल मिला के आप जानते हैं 1.5 साल में महीने कितने होते हैं, 18 महीने। और आपको कितने कितने महीने पर ब्याज लेना है, 6-6 महीने। 6-6 महीने पर आपको देखना पड़ेगा कितनी छमाही बनेगी। तो जब आप इसे काटेंगे तो आप बोलेंगे 3 छमाही बनेगी। इसको डायरेक्ट भाषा में ऐसे भी कह देते हैं कि समय को हम दुगना कर देते हैं, यानी कि हम 1.5 साल का कितना वसूलेंगे, 3 साल। 3 साल का वसूलेंगे मतलब 3 छमाही का वसूलेंगे। 6-6 महीने पे कलेक्ट करेंगे। 3 छमाही का ब्याज ऐसे ही लिया जाता है जैसे 3 साल का। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 छमाही। टोटल टाइम 3 छमाही। इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी जैसे 3 साल का ब्याज निकलता है। आप मुझे बताइए भाई, 3 साल का ब्याज मुझे निकालना है, तो पहले मैं रेट बना लेता हूं 3 साल की। सीआई की रेट क्या बनेगी, सीआई की रेट बनाओ 3 साल की, तो अनुपात होता है 3:3:1। सारे अनुपात आपने पढ़े होंगे। 2 साल का अनुपात ये होता है, 3 साल का अनुपात होता है 3:3:1, और 4 साल का अनुपात होता है 46:41। ये रेशियो अगर आपने पढ़े हैं तो कुछ काम आपका आसान कर देंगे। रेशियो मैंने लिख लिया 3:3:1। सीधी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो या पहले परसेंटेज ही निकाल लो। तो आप बोलेंगे जी 18,000 का मुझे कितना निकालना है, पहले रेट बना लेता हूं। पहले महीने रेट क्या रहेगी, 5%। पहली छमाही रेट 5%। फिर निकालना है तुम्हें 5 का 5%। तो 5 का 5% क्या बनेगा, 0.25। ठीक। फिर दोबारा निकालना है 0.25 का 5%। 0.25 का 5% क्या बनेगा, 0.125%। ठीक है। पहले 5%, 5 का 5%, जो रिजल्ट आया उसका फिर 5%। आप बताइए ऑल ओवर रेट क्या बनेगा। डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 5 दिया कितने, 15% यहाँ बनी। उसके बाद ये करोगे तो 25 दिए 75 ये बनी, 0.75 ये बनी। ये गुना करोगे तो 0.125% ये बनी। कुल मिला के कितना हो गया, 15। यहाँ से जोड़ लो भाई 5 और 2 कितना, 7 है ना। सॉरी 2 रहेगा अलग, 2 अलग रहेगा। ये 5 हो गया, 2 हो गया, 5 और 1 कितना 6, और यहाँ पे कितना 7। ये बनेगा 15.7625% बनेगा। ये 15.7625% बनेगा। यानी कि मूलधन कितना था तुम्हारा, 18,000। 18,000 का इतने परसेंट मुझे निकालना है। इतने परसेंट निकालना है मतलब परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे, नीचे गुणा करोगे 100। ये 0 से 0 कट जाएंगे, 2 एक 0 और काट लेंगे, बस पॉइंट उठा के किधर खिसका देंगे, इधर खिसका देंगे, यानी कि पॉइंट यहां लग जाएगा, ये वाली 0 भी। कुल मिलाकर इस रिजल्ट में आपको 18 की गुणा करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके देख लेता हूं, और यहाँ ऑप्शन भी मैच करते रहना, जरूरी नहीं आप पूरी गुणा करके देखें। ठीक है, जहां अपना ऑप्शन मैच हो जाएगा वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंटली आपको साफ पता है कि आप सही कर रहे हैं सवाल। तो 18 पंजे 90, 0 हासिल कितने लगेंगे, 9। 18 दूनी 36 और 9 कितने, 36 और 9 बैठेंगे 45, 5 हासिल रहेगा कितना, 4। 18 छिक्का बैठेंगे 108, 108 और 4 12, 12 में 2 हासिल कितने, 11। 18 सत्ते कितने बैठेंगे, 126, 126 और 11 कितने बैठेंगे, 126 और 11 137 में आ जाएगा कितना, 7। और हासिल लगेंगे हमारे कितना, 13। देखो आगे भी आप पूरी गुणा कर सकते हैं। पूरी गुणा जब आप करेंगे आपको खुद पता है कि 2.25, 0.25, 0.25, 0.25 सब में आ रहा है। उसके बाद रिजल्ट मेरा क्या बन रहा है, 7। चाहो तो ये पूरी गुणा आप करके देख सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ेगा, पहले कॉन्फिडेंटली सारे काम करने पड़ेंगे। तो आपको पता है कॉन्फिडेंटली मैं सवाल बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, उसके बाद मैं गुणा करके देख रहा हूं। और क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नजदीक नजदीक से ऑप्शन है 27, 28 वाला, तो जब आप गुणा करके देखेंगे तो ऑप्शन मैच करते रहना। तो मैच करेंगे भाई, 0.25 तो लास्ट में आ ही रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है कौन सा आ रहा है, 7। और 7 कौन से ऑप्शन में, केवल डी ऑप्शन में। यहां पर आ रहा है 3, यहां पर 0, यहां पर आ रहा है। चाहो तो आप ये पूरी गुणा कर लेना, पूरी गुणा करने पर रिजल्ट क्या बनेगा, ये। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट 18,000 का 5% निकाल के भी यहां रख सकते हैं, फिर उसी का 5% निकालो यहां, फिर उसी का 5% निकालो यहां, सेम गुणा करके जोड़ दो, तब भी रिजल्ट क्या बनेगा अपना, 20,837.5। रेशियो जरूर याद कर लेना, बहुत जगह आपकी मदद करेगी। अरे ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सारी बातें हमें समझ में आई।
कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा किन चीजों पर सुधार किया जा सकता है, वो चीज भी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, इनिशियल टाइम में हमारी भी शुरुआत है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर चीज आपके पास तक पहुंचाई जाए, तो उसमें मदद आपको भी हमारी करनी पड़ेगी। जो भी आपको कमी दिखाई दे रही है सवालों को करने में, या सवालों को किस तरह के सवाल आप चाहते हैं, अभी तो हम दिल्ली पुलिस वाले लेके आए हैं, और किस तरीके के सवाल आप चाहते हैं वो हमें बताएंगे आप। ये सवाल देखिए, एक पंखा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कितने की कमी करी जाए? 50 रुपए की कमी करी जाए। एक पंखे को पहले 20% लाभ पर बेचा गया, फिर सीपी में और एसपी में दोनों में कितना घटा रहे हैं? 50 रुपए कम कर रहे हैं। उसके बाद उसके लाभ में फिर वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की? 5%। डायरेक्ट जुगाड़ इस सवाल का मैं बता दूंगा, जब आपको बराबर कमी दिखे। इसे सीख लेना, सेकंडों में हो जाएगा। बहुत बच्चे फिर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं लेंगे इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, बताता हूं मैं। आप मुझे बताओ, पहले 20% लाभ हो रहा था, पहले 20% लाभ, अब 5% एक्स्ट्रा हो रहा है, तो फाइनल लाभ कितना हो रहा है? 25। ध्यान से सुनना, पहले 20% लाभ हो रहा है, अब 5% एक्स्ट्रा हो रहा है, कुल मिलाकर कितना लाभ हो रहा है? फाइनल 25। सबसे ऊपर लिखना है आपको फाइनल लाभ, उसके बाद लिखना है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। आप मुझे बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5%। फाइनल लाभ कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, गुणा में जितने रुपए की कमी हो रही है। कितने रुपए की कमी हो रही है बताओ? 50 की। 5 से काटेंगे इसे 5 बार, 50 की 5 में गुणा करेंगे, रिजल्ट बनेगा हमारा कितना? 250 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जहां पर भी बराबर बराबर कमी हो रही हो तो आपको इस तरीके से सवाल को करना है। आप बोलेंगे जी बराबर कमी ना हो रही हो, तो फिर ऐसे सवाल हम लाएंगे, तब आपको सोल्व करके दिखाएंगे कि उन सवालों को कैसे करा जाए। ये देखना एक बार, ये देखो एक बार, किसी आयताकार बक्से की 3 आसन्न सतह के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी आयताकार बक्से की 3 आसन्न सतह के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन यहां पे दिए नहीं है, तो समझा देता हूं मैं। क्या क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है या उनका योग पूछ रहा है, वो देख लेना। अभी शायद इसमें योग या गुणनफल कुछ अलग से पूछ रहा होगा, क्योंकि क्षेत्र का क्षेत्रफल तो वो तो अलग अलग आएगा। आयताकार बक्सा बनाना जानते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड टाइप में बक्सा बनेगा। ठीक है, अगर क्यूब टाइप में भी बना देते हैं या क्यूबॉइड टाइप में भी बना देते हैं तो वो ऐसे बनेगा। आयताकार बक्सा है, क्यूबॉइड टाइप में मानेंगे उसको। ठीक है, तो मैं मानता हूं अगर इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, और इसको क्या मान लेते हैं? इसकी ब्रेथ। एक आयताकार बक्सा आपने बनाया, ये उसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। ठीक है, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? परस्पर मिलने वाली भुजाएं। परस्पर मिलने वाली भुजाएं मतलब जैसे एक भुजा ये होगी आपकी, भुजा में सतह बोल रहा हूं, यहाँ पे भुजा गलत शब्द यूज कर रहे हैं हम कह रहे हैं इसकी 3 आसन्न सतह। क्या बोला हुआ है? आसन्न सतह उसने बोला हुआ है। आप बताइए, एक सतह तो ये हो, आसन्न सतह का मतलब इससे मिलती हुई सतह, तो मिलती हुई सतह कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। इससे मिला, पीछे भी हो सकते हैं नहीं, लेकिन 3 आसन्न सतह लेनी है। ऐसे नहीं है कि आप ऊपर वाली सतह ले लो फिर आप जस्ट नीचे वाली सतह ले लो, ऐसे नहीं लेना। ये कह रहा है आपको 3 बराबर वाली सतह लेनी है, यानी कि मिलती हुई होनी चाहिए एक दूसरे से। तो आप बोलेंगे ये इससे मिल रही है, और तीसरी सतह क्या हो जाएगी? तीसरी सतह आप ये मान लो 3 आसन्न सतह ये बनी है ना। एक अगर आप क्यूबॉइड बॉक्स में देखेंगे तो ये आसन्न सतह 3 अगर देखेंगे तो ये दिखाई देगी। अब ऐसे नहीं लेना कि जैसे मैं ये वाली सतह ले लूं, आप ये वाली, तो जस्ट आप इसके अपोजिट वाली नहीं ले सकते, फिर वो आसन्न सतह नहीं कहलाएगी, वो इसके विपरीत सतह हो जाएगी। ठीक है, आपसे इनका एरिया पूछा गया है, आप बताइए कैसे करेंगे। तो तीनों सतह का क्षेत्रफल आप जोड़ लो। भाई ये वाली सतह अगर मैं देख रहा हूं, ये वाली सतह है, तो इसमें लंबाई और क्या है? केवल लंबाई, और गुणा में क्या? चौड़ाई। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक, आपसे अगर ये वाली सतह ले रहा है, ये वाली सतह, इस सतह में क्या क्या दिखाई दे रहा है? लंबाई गुणा क्या? ऊंचाई। तो लंबाई गुणा में क्या? ऊंचाई। उसके बाद अगर मैं ये वाली सतह ले रहा हूं, तो इस सतह में आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसमें आपको एक चौड़ाई और क्या दिखाई दे रही है? ऊंचाई। तो ये हो जाएगा h गुणा में क्या? b। अब देखना पड़ेगा सवाल में क्या पूछा हुआ है। अगर इनका योग पूछा हुआ है तो सब में क्या है? किसका निशान लगा दो? प्लस का, सबको जोड़ दो। अगर इनका गुणनफल पूछा हुआ है, गुणनफल ज्यादा पूछता है सवालों में, तो अगर इनका गुणनफल पूछा हुआ है तो तीनों की आप क्या करोगे? गुणा। तो l की l में गुणा करेंगे, l स्क्वायर,
बी की बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर और एच की एच में गुणा करेंगे तो क्या आएगा एच। ठीक है, ये जो डाटा बनेगा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल बी एच का क्या, ये आंसर इस सवाल का बनेगा। अब देखना पड़ेगा सवाल में जो भी आपसे पूछे, अगर योग पूछेगा तो ये आंसर होगा, गुणनफल पूछेगा तो ये आंसर होगा। ऑप्शन इस सवाल में दिए नहीं है, वरना उससे भी आइडिया हम लगा सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी जो हम समझाना चाहते हैं। नहीं समझ में आती तो वीडियो को आप रोकेंगे और खुद से देखेंगे। ये सवाल ट्राई करो एक बार फटाफट से, खुद से ट्राई करो। समय वीडियो में रुकने में ज्यादा हम इसलिए नहीं लेते, या फिर बीच में कोई बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि बीच में कोई समय खराब हो। ठीक है, टोटली अगर आप इस वीडियो को देखने, सवाल देखने इस वीडियो में आए हैं तो टोटली फोकस में कोशिश करूंगा आपको सवालों पे होना चाहिए। फालतू की बातें खुद कम मिलेंगी हमारी वीडियो में आपको देखने के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर दुनिया भर का टाइम इसी वजह से बच्चों का बर्बाद कराया जा रहा है कि एक अगर 20, 25, 30 मिनट की वीडियो बनाई तो काम की चीजें उसमें 2-4 मिनट की होंगी, फालतू बकवास ज्यादा रखेंगे लोग बाग, उसमें अपनी इधर उधर की बातें बताते रहेंगे। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं अपनी पढ़ाई वाली वीडियो। ये यूनिक बात हमारी सबसे रही। ठीक है, एक कार चालक ने एक निश्चित दूरी को किसी चाल से तय किया। कार चलाने वाला कोई व्यक्ति है, वो किसी निश्चित दूरी को किसी चाल से तय करता है। ये समय दूरी का सवाल है। कह रहा है सामान्य चाल से 10 किलोमीटर तेज चाल से चलता है तो ऑफिस 55 मिनट कम समय लगाता है, यानी कि रियल स्पीड नहीं है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले किसी से जाता होगा, अब उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो कह रहा है वो 55 मिनट कम समय लेता है। दूसरी कंडीशन उसने ऑफिस की दे रखी है, यदि वह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी चाल से जाता है तो उसे कितने मिनट, 55 मिनट ज्यादा लगते हैं। यानी कि उसकी सामान्य चाल आपको नहीं पता तो आप इस सवाल को देखना कैसे करते हैं। इस सवाल को सीधा करने का तरीका ये होगा कि पहले उस व्यक्ति की कोई चाल होगी, ध्यान से सुनते रहना भाई। पहले उस व्यक्ति की कोई चाल होगी, फिर वो अपनी स्पीड कितना बढ़ा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है। आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी, पहली चाल गुना दूसरी चाल, और दोनों चालों का अंतर। ये साइन मैं इस तरीके से क्यों लगा रहा हूं, ये वाला साइन मैं इस तरीके से क्यों लगा रहा हूं। दोनों चालों का अंतर मतलब बड़ी चाल में से आपको घटानी पड़ेगी कौन सी चाल, छोटी चाल। पहली चाल गुना दूसरी चाल, बटे में दोनों चालों का अंतर, और गुणा में क्या लेते हैं भाई, रिकवरी टाइम, कितना टाइम उसने बचाया। ये अगर वैल्यू आप निकालोगे तो ये निकल के आती है क्या, कुल दूरी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कुल दूरी निकल के आएगी। पहली चाल गुना दूसरी चाल, बटे में दोनों चालों का अंतर, और गुणा में कितना, समय। समय मतलब रिकवरी टाइम, कितना जल्दी या वो पहले पहुंच गया। ऐसे ही सवाल में कह रहा है सामान्य चाल के 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज जाता है, तो पहली चाल मैंने क्या मान ली, s, और दूसरी क्या मानोगे फिर आप, 10 बढ़ाकर मानना पड़ेगा आपको, s प्लस में कितना, 10। दोनों का अंतर आपको पता है वो 10 ही आने वाला है क्योंकि 10 बढ़ा के लिख रहे हैं। टोटल टाइम कितना रिकवर करा, वो 55 मिनट। सेम कहानी अगर आप दूसरी तरफ से देखोगे, सेम कहानी एक बार दूसरी तरफ से देख लो भाई। 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलता है, यानी कि s से जा रहा होगा, और अब s-8 और बटे में कितना, 8। यहां पे लिख देता हूं अगर आपको दिख जाएगा 55 मिनट। सुन लेना ध्यान से, ये वाले 55 मिनट एक्स्ट्रा वाले मैंने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि ये भी दूरी निकल के आएगी और ये भी दूरी निकल के आएगी, तो दोनों दूरियां तो सेम ही है भाई, तो दोनों दूरियों को मैंने आपस में क्या रख दिया, बराबर रख दिया। सोल्व कर लो। इसके बाद जब आप इसे सोल्व करेंगे 55 से क्या हो जाएगा, 55 कट जाएगा, s से क्या होगा आपका, s कट जाएगा, 2 से कितनी बार, 5 बार, और 2 से कितनी बार, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है सारी वैल्यू कट गई। s का मान आप यहां से निकाल सकते हो, यानी कि उसकी स्पीड आप यहां से निकाल सकते हो। 4 की गुणा करेंगे s में तो क्या आएगा, 4s, प्लस में 4 की गुणा करेंगे 10 में तो कितना आएगा, 4s। ऐसे ही आप 5 की गुणा करेंगे s में तो 5s, और 5 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 4s। 4s को इधर ले जाके आप घटा लो, माइनस के हो जाएंगे, 5s में से 4s घटाएंगे, खाली क्या बचेगा, s। माइनस का 40 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। s की स्पीड आ जाएगी, कार की स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपने माना भी क्या था उसको, s, यानी कि कार की स्पीड निकल के आई 80। लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है वो, कि उसकी दूरी क्या होगी, कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इस कंडीशन के दौरान। आप मुझे बताइए, ये वाली भी मैं आपको बता रहा हूँ दूरी है, ये वाली भी मैं आपको बता रहा हूँ दूरी है, दोनों में से किसी भी एक जगह आप किसका मान रख देंगे, s का, तो आपकी टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ आप मुझे।
आएगी भाई, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस निकल के आएगी ना। तो रखना मान एक बार 80 और 80 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90, बटे में डिफरेंस कितना है 10, और यहाँ पे टाइम कितना था 55 मिनट। क्योंकि ये मिनट है और सारी बातें किलोमीटर प्रति घंटे में हो रही हैं, तो मिनट को किसमें चेंज करेंगे, घंटे में। बटे में क्या कर लूँ मैं 7। सोल्व कर लो भाई, 2 जीरो आप ये काट लेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगी। उसके बाद देखो कौन से नंबर कट रहे हैं, 6 से कोई नंबर कट रहा है, हाँ जी 2 से पहले 4 बार, और 2 से कितनी बार 3 बार, और 3 से कितनी बार 3 बार 9 कट जाएगा। 4 की अब 12 की गुणा करनी है 55 में, 12 की गुणा करो 55 में, तो 12 पंजे 60, 6 दोबारा 12 पंजे 60 और 6 कुल मिला के 660 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। यही आपसे सवाल में पूछिए। एक अच्छा सवाल ये बनता है, सिंपल अगर स्पीड बता देता है तो आप एक बार इसी में रख देते हैं, फिर वो यानी कि वो बोलेगा 10 से जाता है तो इतना लेट और 8 से आता है तो इतना लेट, लेकिन ऐसा नहीं बोला, ये कह रहा है 10 ज्यादा से जाता है और 8 कम से जाता है, इस तरीके के बात सवाल में यूज कर रहा है, तो फिर आपको ये वाली बातें यूज करनी पड़ेगी। ऐसे सवाल जरूर आपको कभी ना कभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका चलन ज्यादा है समय दूरी के चलन। उम्मीद है कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होगी, क्लियर करेंगे आप बार बार देखिए। देखना बच्चों, समय कार्य का ये सवाल है। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 20 इस काम को कितने दिन में, यहाँ पे काम कर लेना, 20 काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि ए और सी उसके साथ क्रम से बारी बारी से आएंगे। बारी बारी से कौन आएंगे, ए आएगा पहले और फिर कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है। और बी को डेली आना है, और बी की हेल्प करने के लिए कौन आ रहा है, ए और सी। समय कार्य के सवालों में एक बात बड़े ध्यान रखनी है, सबसे पहले वो जो काम उनको करना है वो काम पता होना चाहिए। दूसरी कहानी ये है कि उसको करने वाले लोगों की क्षमता पता होनी चाहिए। क्षमता का मतलब उनका एक दिन का काम पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए, 3 व्यक्ति दे रखे हैं एबीसी, और एबीसी में कितने कितने समय में कर सकते हैं, 10 दिन, ये 10 दिन, ये 12 दिन, और ये कितने दिन, 15 दिन। टोटल काम आप सभी जानते होंगे कैसे निकालते हैं। इन सभी का हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 10, 12, 15 का, तो वो आएगा कितना, 60। अगर ये 10 दिन में 60 काम करता है तो डेली कितना करेगा, 6। 12 दिन में 60 काम तो डेली कितना करेगा, 5। 15 दिन में 60 काम तो डेली कितना करेगा, 4। अब ये एक एक दिन, मतलब डेली जब मैं बोल रहा हूँ वो एक एक दिन का काम बोल रहा हूँ, और एक एक दिन का काम का मतलब ये सभी क्या निकल के आई है, इनकी क्षमता। और ये क्या निकल के आया है, इनका कुल वर्क, ये टोटल वर्क निकल के आया है। ये वाला काम आपको इनसे कराना है। कराने की प्रक्रिया क्या होगी, कह रहा है 20 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, अगर ए और सी बारी बारी से इसकी हेल्प करते हैं। यानी कि बी के साथ पहले ए आएगा, तो बी के साथ पहले दिन कौन आने वाला है, बी के साथ पहले दिन कौन आने वाला है, ए। यानी कि 6 और 5 कितना काम कर देंगे, 11। तो पहला दिन हो गया। दूसरे दिन क्या घटना घटने वाली है भाई, बी के साथ कौन आएगा, सी आएगा, तो बी और सी कितना कर देंगे, 5 और 4 कितना, 9। बी और ए आएंगे तो 11, दूसरे दिन बी और सी आएंगे तो 9। टोटल मुझे बताइए दिन कितने हो गए, 2 दिन हो गए, काम कितना हो गया, 20। यही क्रम आगे रहेगा, दोबारा बी और ए आएंगे, दोबारा बी और सी आएंगे, काम कितना करना है, 60। 20 से ये काम कहां तक पहुंचाना है, 60 तक। कितने की गुणा हो रही है बताना, 3। 20 काम हो रहा है 2 दिन में, 60 कराना है, यानी कि 20 का कितने गुना बन रहा है, ये 3 गुना। तो इधर भी आप कितने की गुणा कर दोगे, 3। दिन कितने निकल के आ जाएंगे भाई, 6। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7। आंसर कितना आ गया हमारा, 6। ऐसे बहुत सवाल आपने बनाए होंगे, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ठीक, देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगले सवाल को पहचानो, किस परिवार से ये सवाल। परिवार आपने पहचान लिया, तुरंत तरीके आपके दिमाग में आने लगे। जब आप गणित को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तरीके दिमाग में इतनी आसानी से जाएंगे नहीं अगर आपने अच्छे से गणित को पढ़ा। सबसे पहले आप उनकी फैमिली पहचान लो। समय दूरी से सवाल है, समय कार्य से सवाल है, परसेंटेज से सवाल है, प्रॉफिट लॉस से सवाल है, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, किस चैप्टर से उस सवाल को लिया गया है, तुरंत रिकॉल होने लगेंगे कि आप किस तरीके से उन सवालों को बना रहे हैं। कह रहा है परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए हैं और वह 10 अंकों से फेल हुई। ये फेल होना मामला बड़ा गड़बड़ा जाता है जब बात सीधी किसकी आ जाती है, फेल। ठीक है, तो फेल होने से डर लगता है, ऐसा है क्या, ये बताओ। 20% अंक प्राप्त कर रही है राधा, 20%, और वो फेल हो रही है।
फेल हो रही है तो वो कितने नंबरों से फेल हो रही है? 10 अंकों से। 10 अंकों से फेल होने की बात कर रहा है तो जो फेल होने वाली बात रहेगी उसे किस में लिख लेना? माइनस। 20% ला रहे हैं तो 10 अंकों से फेल हो रहे हैं। फिर कह रहा है अगर वो 30% अंक लाती है तो वो पास हो जाती है कितने नंबरों से? 20 नंबरों से। रिजल्ट यहाँ पे देख लेना, इन रिजल्टों को घटा लो, इसमें से इसे घटा लो या इसमें से इसे घटा लो। 20% ला रहे हैं तो फेल हो रहे हैं 10 से, 30% ला रहे हैं तो पास हो रहे हैं 20 से। मैं कह रहा हूं इसमें से इसे घटा लो, 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10%। और जब आप 20 में से माइनस के 10 घटा रहे होंगे तो 20 माइनस 10 इस तरीके से आ रहा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10% का मान कितना आ जाएगा बताना? 30। अगर 10% का मान 30 आ गया, आपसे पूछ रहा है टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल पूर्णांक कितने होंगे आपसे पूछा है। एक एक जीरो मतलब 100% का मान निकाल लो, तो इधर भी मैं एक जीरो चिपका लूंगा, आंसर बनेगा मेरा 30। पेपर में इन सवालों को बहुत तेजी से करके जाना होता है ताकि कोई ठीक सा सवाल पेपर में आए उसको आप जल्दी से क्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये आसान ही सवाल था, कठिनाई इसमें कहीं से कहीं तक भी नहीं। ये क्वेश्चन देखो भाई एक बार, जब मैं फैमिली वाली बात करता हूं तो तुरंत आपने सवाल को पहचान लिया होगा कि भाई ये सिंपलीफिकेशन का सवाल है। ये सिंपलीफिकेशन का सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है देख लो, थोड़ा सा अगर आपको दिख ना रहा हो, छोटा लिखा हुआ है तो मैं बोल देता हूं। 4/5 डिवाइड 3/10, ऑफ लिखा हुआ है 4/9 माइनस 4/5, ये एक सही 1/9 लिखा हुआ है, डिवाइड 8/15 माइनस 3/4 प्लस 3/4, और डिवाइड में जो लिखा हुआ है ये 1/9। उम्मीद है बोर्ड मास नियम सब जानते होंगे। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को और बार को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं। ऑफ को सोल्व करने की जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आप 4/5 ऐसे ही लिख लेता हूं, डिवाइड का साइन लगा लेता हूं। पहले आप इस ऑफ को सोल्व कर लेंगे, यानी कि 3/10 और गुणा में क्या लिख लेंगे? 4/9। और यहाँ पे सिर्फ गुणा का निशान ही लगा के नहीं छोड़ना, उसको सोल्व भी करना है। गलती यहीं पे होती है। 3 से कितनी बार? 3 बार, 2 से 2 बार, और 2 से कितनी बार? 5 बार। ये यहां तक का सोल्व हो जाएगा पोर्शन। आगे देख लो क्या लिखा हुआ है, -4/5। 9 की 1 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 10/9। उसके बाद डिवाइड की जगह किसका साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई, और 15 कितना? 18। माइनस का लिखा हुआ है 3/4, प्लस का लिखा हुआ है 3/4, और उसके बाद डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। इसको मैं एक बार बदल देता हूं, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और 1/2 को क्या लिख लूंगा? 2/1 लिख लूंगा। इस प्रक्रिया को एक बार और सोल्व कर लो, अब की बार ये पूरा सोल्व हो जाएगा रिजल्ट। आप मुझे बताइए, 4/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन आप लगाएंगे, 5 या 15 ऊपर पहुंचेगा रिजल्ट, और 2 कहां पे आएगा? बटे माइनस। ये रिजल्ट सोल्व कर लो, यहां से यहां तक के रिजल्ट सोल्व कर सकते हो। जहां पे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सीन हो तो वहां पे वो बल्क वाला पोर्शन एक साथ सोल्व करना है, पोर्शन बांट लेना है। वो प्लस वाले माइनस वाले प्लस वाले वो अलग अलग सोल्व होंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं 5 से कितनी बार? 3 बार, 3 से कितनी बार? ये भी रिजल्ट कर जाएगा कितनी बार? 3 बार। 2 से काट लो 2 बार, तो 2 से कितनी बार? 9 बार। ठीक है, ये रिजल्ट बना। ये था ना 4/5, गुणा में 9 करना, 9 और 1 10/9, डिवाइड ये 15/8 था, 15/8 था, ये 15/8 था, 18 लिख लिया है ना, तो 15/8 था। इसको हटा देता हूं, इस पूरे को एक बार हटा देता हूं। 15/8, 4/5 और 9 करना, 9 और 1 10/9, मल्टीप्लाई 15 कितना है? 8। अब आराम से काट लो रिजल्ट को। रिजल्ट जब काटोगे तो 5 3 15, 3 3 9, 2 से 5 बार, और 2 से कितनी बार? 4 बार, और 4 से क्या कट जाएगा? 4। यहां से बचेगा माइनस के कितना? 5/3। 5 ये बचेगा भाई, और 3 ये बचेगा, यानी कि 5/3। यहां 2 से क्या होगा? यार ऐसे ऐसे काटो मत, सीधा जोड़ दो। ये 3 दूनी 6/4 है, और ये 3/4 है। 3 दूनी 6/4 में से 3/4 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे 3/4। प्लस के 6/4 में से अगर आप 3/4 घटाओगे तो रिजल्ट क्या बचेगा भाई? 3/4। सोल्व कर लो आगे भी। 5 से कितनी बार? 3 बार, और 2 से कितनी बार? 2। ये बना 3 दूनी 6 माइनस 5/3 और प्लस में 3/4। सभी का एलसीएम आप ले लेंगे 12। सभी का एलसीएम 12 भाई, बटे 1 मानो,
1 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 1 से 12 कितनी बार कटेगा 12। 12 छीन कितने हो जाएंगे 12। 3 से 12 कितनी बार कटेगा 4। 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20। ऐसे ही 4 तिया हो जाएगा 12 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। देख लो 72 में से अगर आप 20 घटा देंगे, वैसे जोड़ते पहले हैं तो कोई बात नहीं है, 72 में से 20 घटा देंगे आएगा 52। 52 में 9 अगर आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट बनेगा 61/9। सिंपलीफाई सवाल को करके देख लेना, ये इसका आंसर आएगा। मैं आपको बता देता हूं, सोल्व पोर्शन में इनको बांटना है। पोर्शन में, पोर्शन मतलब ये डिवाइड मल्टीप्लाई का पोर्शन यहां तक बन रहा है तो ये एक साथ सोल्व करना है। उसके बाद आप देखेंगे ये डिवाइड मल्टीप्लाई का पोर्शन यहां से यहां तक बन रहा है तो ये एक साथ सोल्व करना है। उसके बाद ये वाला पोर्शन एक साथ सोल्व करना है। तो पोर्शन में आपको सिंपलीफिकेशन का सवाल बांटना पड़ेगा, तब आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे। सोल्व करके देखना, खुद से सवाल को एक बार बना के देखना कैसे हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या, पढ़ो एक बार, करके देखो खुद से। सवाल कह रहा है 8,000 रुपए की धनराशि के लिए 12 पैसे प्रति माह की ब्याज की दर से, 12 पैसे प्रति रुपए प्रति माह होगा ये ना, 12 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की ब्याज दर पर 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। 12 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ये लाइन बड़ी कंफ्यूज करने वाली हो सकती है, तो इसको एक सिंपल लाइन में लिख लो। सिंपल लाइन मतलब ये कह रहा है 1 रुपया अगर आप लेंगे तो 1 माह में कितना ब्याज देगा वो 12 पैसे देगा। ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ 1 रुपया लेते हैं तो 1 महीना में कितना ब्याज देगा 12 पैसे देगा। अगर 1 रुपया 1 महीना में 12 पैसे देगा तो आप मुझे बताइए 6 महीने में कितना ब्याज देगा 1 रुपया। तो 6 महीने में आप बोलेंगे जी 12 6 कितना हो जाएगा 72 पैसे। ये 72 पैसे निकल के आए और फाइनली आपसे ब्याज किसने पूछा है रुपए में। कोई बात नहीं, अभी सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ। 1 रुपए में 1 माह का ब्याज 12 पैसे, तो 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे जी 6 की इसमें गुणा कर दूंगा तो 72 पैसे हो जाएगा, लेकिन कितने रुपए पर याद रखना 1 रुपए। 1 रुपए पर अगर आपको 72 पैसे मिलते हैं, पूछा कितने रुपए पर है बताओ 8,000 रुपए पर, तो 8,000 रुपए पर कितने मिलेंगे, गुणा कर दो इसमें 8,000 की। लेकिन ये रिजल्ट किसमें आएगा पैसे में आएगा, तो बटे में क्या करोगे, ये 2 जीरो में काट दूंगा। जब मैं इसकी गुणा करूंगा 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, 5760 रुपए हमको मिलेंगे। 5760 रुपए हमको मिलेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। 1 रुपए पे 1 माह का ब्याज 12, तो 6 माह का ब्याज 72 पैसे, लेकिन 1 रुपए पे हमको कितने पे चाहिए बताना 8,000 रुपए पे चाहिए, तो गुणा मैंने कितने की कर दी 8,000। ये सवाल का आंसर बनेगा 5,760। अच्छा सवाल पूछा गया था, थोड़ा घुमा सकता है सवाल अगर चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, इन सवालों की कैटेगरी डिविजिबिलिटी में भी रख सकते हैं आप ऐसे सवाल। बड़े से बड़ी संख्या, छोटे से छोटी संख्या, मतलब आप एचसीएफ एलसीएम में भी सवाल को रख सकते हैं। सवाल में पूछा क्या है एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि देखो सवालों का जवाब सवालों में छुपा रहता है, तो वो पहले सवाल आपको समझ में आना चाहिए जो आप कर रहे हैं। ये नहीं है कि धुआंधार सवाल पढ़ लिया और करने लग गए और पता है नहीं कि ढंग से पूछा क्या गया है सवाल में। अच्छे से पढ़ना, पढ़ने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सवाल में, सवाल को करने में केवल जल्दबाजी दिखानी चाहिए। ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 397, 435 और 5420 को विभाजित करने पर कोई संख्या आपको लेनी है। 397 में भाग लगाना है, 435 में भाग लगाना है, 5420 रुपए में भाग लगाना है, और क्रमशः कितने कितने शेष बचने चाहिए 6, 10 और कितना 14 शेष पर बचना चाहिए। देखते हैं कौन क्या अप्रोच आप लगाने वाले हो, लेकिन मेरी बातें तुम थोड़ा सुन लेना ऐसे सवालों को कैसे करना है। आप मुझे बताइए अगर कोई संख्या 397 में डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या से, अगर वो 6 शेष बचा रही है, पक्का वो रिजल्ट कितने को काट रहा होगा। आप बोलेंगे अगर उसमें 6 नाम होता तो फिर पूरा पूरा काटता वो नंबर, यानी कि नंबर आने वाला है कितना 391 को वो नंबर पूरा पूरा काटता हो। भाई मैं आपसे कह रहा हूं 397 में आप किसी संख्या से भाग लगा रहे हो और 6 शेष बच रहा है, तो सीधी सी बात है अगर ये 6 ना होता तो संख्या क्या होती 391 होती, यानी कि 391 को जो ऑप्शन आप रखने वाले हैं वो पूरा पूरा काटता।
सेम कहानी मुझे ये बताओ, अगर 435 में भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, यानी कि वो रिजल्ट 425 को पूरा पूरा काटता। 5420 को विभाजित करते हैं तो 14 शेष बचता है, मतलब वो रिजल्ट 5406 को पूरा पूरा काटता। वो 14 आप माइनस कर देंगे। अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है, यहां से अपना एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो इन रिजल्ट को पूरा पूरा काटता है। तो पूरा पूरा काटने के लिए आप मुझे बताओ कौन कौन से ऑप्शन आप अपनी तरफ से कट कर सकते हैं। कट कर सकते हैं क्यों, खुद बताओ। अगर ये रिजल्ट 21 से कट रहा है तो 7 और 3 दोनों से कट रहा होगा, 7 3 दोनों से कट रहा होगा या नहीं? आप मुझे बताना। 9 और 3 12, 12 और 1 13। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो पद हैं उनके जो अंक हैं अगर आप उनको जोड़ेंगे, जो संख्या है उसके अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 9 और 3 12, 12 और 1 कितना 13। 13 कटता है क्या 3 से? नहीं कटेगा, तो वो रिजल्ट 21 से भी नहीं कटेगा। सेम कहानी आप जानते हैं 15 में भी 3 आता है तो इससे भी वो रिजल्ट नहीं कटेगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 19 और 17। 19 और 17 से कोई सा भी एक रिजल्ट पहले काट के देखो। 19 से काट के देखता हूं मैं। 19 से अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 19 से करना 19, आगे बचेंगे 20 और 1 बचेगा, यानी कि 201 आप जानते हैं 19 से नहीं कटेगा, क्योंकि 19 धाम कितने होते हैं 190। उसके बाद अगला टेबल उसका 200 कहां तक जाएगा 9 तक, तो 19 से भी रिजल्ट नहीं कटेगा। आपको 17 से फिर चेक करने की जरूरत है नहीं, आप चाहें फिर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा 3 से नंबर नहीं कट रहा, चौथे से फिर उसको कटना पड़ेगा। लेकिन याद रखना जब आप चेक कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से चेक करें, फिर आप कॉन्फिडेंटली चौथा ऑप्शन अपना मार सकते हैं। अच्छा सवाल था, ऐसे थोड़े सवाल पूछे जाने चाहिए पेपर, ताकि कुछ बुद्धि बच्चा अपनी लगाए, कुछ दिमाग अपनी तरफ से भी लगाए, सीधा सीधा तरीकों पर ना। देखना क्या सवाल है, पढ़ो एक बार सारे अच्छे से। एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए हैं, जिनमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। 114 रन बनाए, उसमें भी 5 चौके और 9 छक्के मारे, तो उसने कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के मध्य दौड़कर लिए? आप पहले मुझे ये बता दो, इन चौके छक्कों के हिसाब से वो खिलाड़ी कौन सा हो सकता है? जो 114 में से 9 तो उसने छक्के मार दिए, 9 छक्का 54 तो वही हो गई, 5 चौक 20 रन वो हो गए, कुल मिलाकर 74 रन हो गए। तो बहुत सारा हिस्सा 114 रन में से उसने चौके छक्के से मार दिया। आप मुझे बताइए वो कौन सा प्लेयर हो सकता है? प्लेयर का नाम आपको बताना पड़ेगा, कौन सा प्लेयर ऐसे इस तरीके से रन बनाता है। कोई बच्चा अगर बोले कि सूर्य कुमार यादव हम पिक करेंगे तो उसके हिसाब से सवाल फिट नहीं बैठता, क्योंकि अगर आप उस प्लेयर को लेके आ रहे हैं तो इतने रन वो नहीं लेता, इसमें छक्के और शामिल होने चाहिए थे, यानी कि वो 9 की जगह आपको 12 13 15 करने पड़ेंगे, है ना। और कोई प्लेयर का ऐसा नाम बताइए जो इस औसत गति से रन बनाए। बाकी हम सवाल को करते हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं? 114 रन बनाए, जिनमें से 5 तो चौके हैं, 5 चौक 20 तो उसने चौकों से बना दिए, 9 छक्के हैं तो 9 छक्का 54 उसने छक्कों से बना दिए। अरे कितने रन चौके छक्कों से बना दिए? तो आप बोलेंगे 74 रन उसने चौके छक्के से बनाए हैं। 74 रन कितने में से? 114 में से। 114 में से 74 रन चौके छक्के से बनाए हैं। बचे हुए रन किससे बनाए होंगे? बचे हुए रन क्या बने बताओ? बचे हुए रन बैठे हमारे 40 रन उन्होंने विकेट के बीच दौड़कर बनाए होंगे, लेकिन रन नहीं पूछ रहा आपसे, परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज बताओ आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे जी 40 रन कितने में से? 114 में से, और परसेंटेज के लिए गुना 2 से काट लोगे 20 बार, 2 से काट लोगे 57 बार। अब ये 2000 बटे कितना आया? 2000 बटे कितना आया भाई? 57। अब 57 आपको सभी के ऑप्शन में दिख रहा है। ये ऑप्शन कुछ तरीके से नहीं लिख रखे। ऑप्शन ये इस तरीके से है, जैसे पहला ऑप्शन है 31 सही 5 बटे 57, दूसरा ऑप्शन है 35 सही 5 बटे 57, तीसरा ऑप्शन है 37 सही 5 बटे 57, और चौथा ऑप्शन है 33 सही 5 बटे 57। ये ऑप्शन मैंने क्यों लिखे? मैं डायरेक्ट यहाँ पे भाग भी दे सकता हूं, भाग तो सभी दे सकते हैं, कोई भी बंदा 2000 में 57 का भाग दे के लिख देगा आंसर। लेकिन मैं क्या अप्रोच आपको बताने वाला हूं कि आप इस भाग की प्रक्रिया से बचें। बहुत बार ये प्रक्रिया आपकी मदद करेगी। आप जानते हैं जो रिजल्ट 2000 आ रहा है ऊपर, उसमें लास्ट में क्या है भाई? 0। रिजल्ट लास्ट में क्या है? 0। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो इन नंबरों के आपस में क्या करते हैं? गुणा, और ऊपर वाले रिजल्ट को जोड़ते हैं, है ना। इस बार में सीख लेना, आगे से आप समझ जाओगे आपको करना क्या है। आप मुझे बताइए, अगर 7 की 1 में गुणा करूंगा तो 7 ही आएगा,
और 7 और 5 कितना आएगा 12, यानी कि लास्ट में क्या आने वाला है 12। ये अपना आंसर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 पंजे 35, 35 और 5 कितना हो गया 40, लास्ट में 0 आएगा, ये अपना आंसर हो सकता है। आगे चेक कर लो, 7 7 49 और 5 44 4, ये नहीं हो सकता। 7 21 और 5 26, ये 6 आएगा लास्ट में, ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचेगा 35 सही 5 बटे 7। ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन वाली बात आपको आनी चाहिए। तुरंत भाग की प्रक्रिया में मत भाग जाना, ये सेकंडों में चेक हो जाएगा। 7 1 7 5 12 2 आ रहा है, नहीं होगा। 7 7 49 और 5 54 4 लास्ट में नहीं होगा। 7 3 21 5 26 लास्ट में नहीं होगा। 7 5 35 और 5 40 लास्ट में 0, ये आंसर होगा। आप चाहें भाग भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पब्लिक से अलग होकर काम करना है और आसान भी ये काम है, तो ये इस तरीके से आप चेक कर लें। 15 सवाल हमको करने थे, 46 से हमने स्टार्ट करा है, 59 तक हम पहुंच गए हैं। लड्डू बंटने वाली बात हो रही है, तो इन सवालों को कैसे छोड़ सकते हैं। बात बात में बढ़ते बढ़ते लड्डुओं पर आ गई। आप देखो एक बार सवाल में क्या करा। एक छात्र अपने 5 मित्रों में लड्डू बांटे जा रहे हैं। बताओ किस बात की पार्टी चल रही होगी? कोई बड़ा बुजुर्ग निकल गया होगा क्या? क्योंकि लड्डुओं का चलन बस वहीं तक रह गया है ना। ABCDE 1/2 लिखा हुआ है, 1/2, फिर लिखा हुआ है 1/3, फिर लिखा हुआ है 1/5, फिर लिखा हुआ है 1/4, लिखा हुआ है सॉरी 1/5, और फिर क्या लिखा हुआ है 1/7। एक छात्र है, वो अपने मित्रों में ABCD में इस अनुपात में बांट रहा है लड्डू। तो अनुपात में बांट रहा है भाई, तो इस रेशियो में उसको लड्डू बांट, ठीक है। पहले आप इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। एग्जैक्ट डाटा आपको इस सवाल में दिया नहीं है, तो आप पहले ये बता सकते हैं कि किस अनुपात में उसको रख सकते हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं। न्यूनतम संख्या आपसे पूछेंगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इसमें आपसे बताया जाए कि कुल संख्या कितनी है ना, कि किसको कितने मिले। न्यूनतम आप किस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो पहले आप बताइए इन सभी का एलसीएम क्या होगा। 2 3 4 5 7 का एलसीएम क्या होगा। यहां तक 3 रिजल्ट का एलसीएम आप जानते हैं कितना बनेगा 12। 12 पंजे कितने होंगे 60, और 60 के साथ में गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा 60 के साथ में गुणा करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 420। नीचे वाले सभी नंबरों का हमने एलसीएम निकाल लिया, ताकि आप अपनी जो इक्वेशन वाला जो रेशियो दे रखा है उसको सिंपल रेशियो में बदल सकें। आप मुझे बताना 420 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा 210, 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 140, 1/4 निकालेंगे तो काट लो कितना आएगा भाई 105। इसका 1/5 निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे तो आएगा तुम्हारा कितना 40, 5 चौक कितना 20, 84। 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा 60। पहले वाले के हिस्से में ये आएंगे, दूसरे वाले के हिस्से में आएंगे, ऐसे ही ABCD में बढ़ जाएंगे सारे। A को ये मिलेंगे, B को ये मिलेंगे, C को ये मिलेंगे, D को ये मिलेंगे और E को ये मिलेंगे। पूर्ण रूप से अगर लड्डू को बांटना है तो आपको इतने इतने लड्डू उनको देने पड़ेंगे। टोटल लड्डू आप ऐड कर लो, ये रिजल्ट आप ऐड करेंगे 5 और 4 9, यहां रिजल्ट ऐड करेंगे 8 6 14 और 4 18 और 1 कितना 19 आएगा। आप 19 में हासिल अपने 1 रखेंगे, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। न्यूनतम इतने इतने लड्डू आपको देने पड़ेंगे, उसी वजह से टोटल रिजल्ट कितना निकल के आ रहा है 599। ऑप्शन बनेगा अपना कौन सा डी। कम से कम मित्रों में बांटने के लिए उसको 599 लड्डू लेके आने पड़े, ठीक है। ठीक है भाई, देखो अगला सवाल क्या होगा। खुद से एक बार लड्डुओं को बांट के देखना, एक आधा लड्डू बीच में खुद गायब मत कर लेना। बांटते समय खुद को लेने हैं, बाद में सबसे पहले अपने दोस्तों को देने हैं। देख लो, तो ये लास्ट सवाल हमारा आज रहेगा। 40 से 60वें सवाल पे हम पहुंच गए। लास्ट वाला सवाल देख लो क्या, ठीक ठाक सवाल है ये भी। एरिया वाले चैप्टर से आप इस सवाल को कह सकते हैं। कह रहा है आयताकार चादर को 2 बराबर भागों में मोड़ने पर उसकी भुजाओं के समूह के प्रत्येक मोड़े गए भाग के लिए परिमाप क्या बनेगा 36 सेंटीमीटर बनेगा। परिमाप बनेगा कितना भाई 36 सेंटीमीटर। आयताकार चादर को मोड़ना है, मोड़ने के बाद समूह के प्रत्येक मोड़े गए भाग के लिए उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर बनेगा। बाद में कह रहा है जब इसे उसकी भुजाओं के दूसरे समूह में मोड़ा जाए। आप आयताकार चादर को कितने समूह में मोड़ सकते हैं पहले आपको ये देखना पड़ेगा। पहले एक समूह में मोड़ा तो आपके लिए रिजल्ट कितना मिला आपको 36। दूसरे तरीके से अगर आप मोड़ रहे हैं तो रिजल्ट कितना मिल रहा है आपको, और रिजल्ट के रूप में भी क्या मिल रहा है पैरामीटर मिल रहा है, आयत का परिमाप आपको मिल रहा है। आपसे पूछा क्या है भाई उस चादर का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से मोड़ा जा सकता है। अगर आयताकार चादर हम इस तरीके से ले रहे हैं, ये इसकी चौड़ाई है, इसको इसकी लंबाई मान लेते हैं,
ये इसकी चौड़ाई रखोगे आप, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, तो आयताकार चादर को कितने तरीके से मोड़ा जा सकता है? भाई आप ऐसे पकड़ोगे या तो ऐसे मोड़ दोगे, एक तरीका तो ये होगा, फिर आप ऐसे पकड़ोगे या फिर ऐसे मोड़ दोगे, दो तरीके होंगे। दोनों तरीके से मोड़ने पर अलग अलग परिमाप आ रहे हैं। एक बार परिमाप आ रहा है 36, एक बार परिमाप क्या आ रहा है 45। तो आप मुझे बताइए इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं कुछ L और B मान रहे हैं या कुछ और माने, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आगे जाके आपको बताऊंगा ऐसे डाटा मैंने क्यों माने। अगर मैं इसको 2L मान लूं और इसको 2B मान लूं, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 2 हम पहले से क्यों लेके चल रहे हैं। 2 हम इसलिए लेके चल रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो मुझे पता है ये पूरी उसकी क्या होगी बताना, चौड़ाई, और चौड़ाई को फिर दूसरी बारी में क्या लेना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा। आधा लेना पड़ेगा तो इसी वजह से मैंने उसमें पहले से क्या रखा है, 2 रखा। आप मुझे बताओ, आप इसको ऐसे निशान लगाएंगे और यहां से ऐसे पलट के मोड़ देंगे तो चादर आपके पास ऐसे तैयार हो जाएगी। यानी कि ये लेंथ तो अभी भी कितनी रहेगी बताना, 12 रहेगी, लेकिन चौड़ाई कितनी बचेंगी, B और B बचेंगी। ये सारी लेंथ कितनी होने वाली है, 12 रहेगी, लेकिन उनकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, B और B हो जाएगी। आप मुझे बताइए इनका परिमाप क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे 2L में 2L जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 4L बनेगा, और B में B जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2B बनेगा। ठीक है, पहले पेयर से तो इतना बनेगा। दूसरा पेयर आपको कैसे मोड़ना है, अब जरा ऐसे मोड़ देंगे। जब आप मुझे बताइए ऐसे मोड़ेंगे तो फर्क अब की बार किस पर पड़ेगा, फर्क अब की बार लंबाई पर पड़ेगा। लंबाई टोटल 2L थी, अब कितनी रह जाएगी, L। यहां भी कितनी रह जाएगी, L। 2B ये सेम रहने वाली है यहां भी, और यहां भी क्या रहेगा, 2B। तो एक पेयर आप ऐसे मोड़ सकते हैं, दूसरा पेयर आप ऐसे मोड़ सकते हैं। यहां मुझे बताइए परिमाप क्या बनेगा। तो 2B में 2B जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4B, और L में L जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2L। तो एक तरीके से परिमाप आपका पहला बनेगा, दूसरे तरीके से परिमाप आपका दूसरा बनेगा। कौन सा रिजल्ट कौन से के सामने रखूं, कोई फर्क पड़ेगा इससे? सॉल्यूशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी डाटा आप उस हिसाब से रखना। देखो इसमें लंबाई ज्यादा है, इसमें लंबाई कम है, तो आप ज्यादा वाला डाटा आप इसमें रख देना। इसका पैरामीटर आपको ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लंबाई में 4 की गुणा हो रखी है। यहाँ पे चौड़ाई है तो आप रख लो, क्योंकि लंबाई यहाँ पे यहाँ के मुकाबले कम है, तो ये कितना रख लिया, 36। ऊपर आप 36 रख लें, नीचे 45 रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे। लेकिन गणित में आप अगर आप एक प्रक्रिया के तहत चलेंगे तो ठीक रहेगा भाई। लंबाई के मान ज्यादा होते हैं तो वो रिजल्ट क्या बना रहे होंगे, ज्यादा ही बना रहे होंगे। सोल्व कर लो, L और B के हमें मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहां 2 की गुणा कर लेता हूं, तो यहां भी कितने की, 2 की, और यहां भी कितने की, 2 की। ठीक, 2 की गुणा करने के बाद इन रिजल्ट को आपस में क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। आप जानते हैं 4L से क्या होगा, 4L कट जाएगा। यहां पर 2B है, यहां पर 8B है, माइनस के 8B है, माइनस के 8B 2B क्या बचेंगे, माइनस के 6। आप मुझे बताओ यहां पर 36 दूनी 72 बचेगा, ऊपर 45 है, लेकिन ये 72 किसके हैं, माइनस के। 72 में से 45 घटाओगे 27 आएगा, माइनस के 27। माइनस से माइनस रिजल्ट। आप बताइए B का मान निकालूं कि 2B का मान निकालूं, क्योंकि हमें चाहिए चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 2L का मान चाहिए और 2B का मान चाहिए। 2B का मान निकालने के लिए 3 का भाग यहाँ पे लगा देता हूं। जब 3 का भाग लगाएंगे तो 2B आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9। 2B का मान आ जाएगा 9। इस वाले मान को यहाँ इक्वेशन में रख दो, यहाँ इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो 4L बराबर क्या आने वाला है बताओ, 4L, और 2B का मान क्या रखूंगा, 9। 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप बता दीजिए 4L का मान कितना आ जाएगा, 36। 4L मैंने यहीं पे रखा, 2B का मान 9, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 45 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 36 आएगा। एक बार 2 का भाग लगा दो इसमें, तो 2L का मान कितना आ जाएगा, 2B का मान 9 आ गया, 2L का मान 18 आ गया। कह रहा है आप इनका क्षेत्रफल बताइए। आप बताइए इन दोनों की अगर आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल। यानी कि 18 की 9 में गुणा करूंगा, 18 9 कितना बैठेगा, 162। बढ़िया ये सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल बनाया। आंसर आ गया कितना इसका, 162। देखना क्या पैटर्न आपको सिखाया गया है, किस तरीके से आयताकार चादर को मोड़ा गया है। फिर भी दोबारा भी ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, बस ये डाटा ये चेंज कर सकते हैं, तरीका आपको करने का आना चाहिए, किस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई अगर पेपर में देता तो मैं ऑप्शन से भी सवाल को कर देता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आपको यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन में अगर लंबाई चौड़ाई होती तो सीधा सीधा फिर आप ऑप्शन से कर सकते। ठीक है, ये हमारे आज 60 तक क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आ गई।
कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको लगती है, या कोई और वीडियो आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।